मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी फैमिली मुझे इतना चाहेगी। मैं नहीं जानता था कि मेरी फैमिली मुझे इतना चाहती है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी लाइफ़ को बहुत अलग तरीके से जिया है लानवांग जी। मेरी फैमिली मुझे चाहती है या नहीं चाहती उससे मुझे अभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि आई नो दैट कि मेरी गोल्स अलग है। मुझे कंट्री को सर्व करना है, लोगों को बचाना है। मैं अलोन था बचपन से ही। मुझे ज़्यादा प्यार नहीं मिला। मुझे सोच समझने का मुझे किसी ने समझाया नहीं प्यार क्या है। मैंने हमेशा से प्यार को ऐसे ही समझा है कि प्यार कंडीशनल है। कंडीशन दे के प्यार करते हैं लोग। मैं जो नहीं करना चाहता, मेरी फैमिली मुझसे प्यार करती है। मुझे दिख रहा है अभी अभी सच में मेरी फैमिली मुझे प्यार करती है। लेकिन जो मैं हूँ, मैं वो हो चुका हूँ। मेरे दिल को अभी पिघलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहता है लानवांग जी। जैसे तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, सारी चीज़ें अलग है। क्या किसी ने मुझे समझा या नहीं समझा उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सच बताऊँ तो। अभी मुझे सिर्फ़ अपने गोल पे, मेरे लक्ष्य पे मुझे ध्यान देना है लानवांग जी। ये सारी वो चीज़ें अपने बंद करो। हस्बैंड की बाहों में जाके बोलती मुझे मेरा वो छोटा बच्चा चाहिए, मुझे उसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूँगी। तो वहाँ पे मैडम यू की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं हमने बहुत सारा वक्त गुजार लिया है और हम उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो ज़्यादा चिंता मत करो। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मैडम यू ने विंग की सारी इन्फॉर्मेशन वो रखता था कि विंग क्या करता है, विंग को मतलब विंग क्यों चला गया था। विंग पता पता नहीं क्यों अचानक से एकदम ही साइलेंट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग साइलेंट क्यों हो गया है। विंग पता नहीं क्यों अपने कमरे में बैठ के कुछ करता रहता, मतलब कुछ करता रहता और वो सारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता रहता। हर कोई उससे बोलता कि इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जितना भी ट्रेनिंग किया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम सही है, को और कुछ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विंग विंग कुछ भी नहीं सुनता था। विंग वो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ना, मतलब उसे पता नहीं कि कैसा जुनून चढ़ गया था। सबको पता था कि विंग कुछ ना कुछ करना चाहता है। फिर 2 साल के बाद विंग यंग फैमिली वापस आता है। जब वो 17 साल का था उसने बोला कि अब से वो यंग फैमिली में ही रहेगा, यहाँ से स्कूल कंप्लीट करके अपने कॉलेज में वो चला जाएगा, कॉलेज यहाँ से ही करेगा वो। उसके ग्रैंडपा ने भी यही कहा है। फिर अचानक से वो बीइंग सब लोग अपने स्कूल में जा रहे थे, कुछ स्कूल में जा रहे थे, इसी दौरान विंग विंग जब जा रहा था तो वो वंग सेशन को देखता है। वंग सेशन 6 महीने पहले आई थी और सबसे उसने सॉरी बोला था। अभी वो सबसे पोलाइट वे में बातें कर रही थी और ये सारी चीज़ें कर रही थी। वो समझ पा रही थी कि उससे अभी मीठी छुरी बनना है और ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, किसी के साथ भी बैड बिहेवियर। क्योंकि उसके फादर ने अगर वो कुछ करेगी तो अभी जंग्स और ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि किसी को मतलब कोई भी उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। क्योंकि वहाँ पे लेंस हो, जियांग मतलब जिन्स हो, वो वेंस हो, नीस हो, वो हमेशा से ही जंग्स को प्रेफरेंस ज़्यादा देते थे, पता नहीं क्यों लेकिन देते थे। तो वहाँ पे ना जब जिंगन जुन सारे लोग मतलब विंग विंग सिर्फ अपने श्रीजी से न्यूसन से बातें कर रहा था। न्यूसन वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज थे। न्यूसन उससे 2 साल बड़ा था, तो फिर भी वो दोनों ही एक क्लोज बॉन्डिंग शेयर करते थे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ मतलब देखता है और वो अपनी नज़रों को छुपा लेता है, क्योंकि वांग जी शेमलेसली उसे घूरता रहता है। पता नहीं कि उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वांग जी उसे इतना ऑब्जर्व करके करता गया है। तो दिन ब दिन विंग ना थोड़ा मिस्टीरियस सा साउंड करता था। वो बहुत ही ज़्यादा ही क्वाइट और मिस्टीरियस रहता था, उसे समझ नहीं पाता था। लेकिन जब वो टेररिस्ट का हमला हुआ और जब विंग ने मतलब एक 17 साल की उमिगा ने मतलब पूरे के पूरे 5 एक हट्टे कट्टे अल्फ़ा जो एक बंदूक लेके पूरे स्कूल को मतलब घेर लिया था, बहुत सारे थे, 20-22 क्या बोलते हैं 20-22 एक गिरोह था जिसने पूरे स्कूल को कैच कर लिया था, टेररिस्ट। और विंग ने जो कमरे में जो 5 लोग थे, 5 6 6 7 लोग थे,
एक अकेले ने मिल के मारा था और विंग को बहुत कम चोट आई थी। जब वांग जी ने ऐसा देखा, वांग जी अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और वांग जी सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था और बोल रहा था, तुम ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हो, मुझे नहीं पता। तुम ये सारी चीज़ें क्या हुआ है या नहीं हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं जानती। तुम किस लिए आए थे, किस लिए तुम ये सारी चीज़ों को रोकना चाहते थे, मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं है। ये लैन वांग जी सिर्फ तुम्हें इसीलिए ऑब्जर्व करता था क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें ऐसे देख के मुझे दिल में बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं पागल की तरह तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं एक ऐसा मैं इंसान हूँ जब किसी से प्यार करता है ना, मैं बोल नहीं पाता हूँ। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत गलत किया है। मैं जानता हूँ, आई नो इट इज़ रॉन्ग, बट मैं नहीं जानता कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। ना पता कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने इमोशंस को अपने तक रख के तुम्हें हमेशा से अपने से दूर रखा हूँ। मैं ये सारी चीज़ें दोबारा से नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट इट। मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने तरह से। मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करना चाहता कि तुम गलत हो, सही हो, जो भी हो, तुम मेरे हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मेरी लाइफ का वो दौर जिसे मैंने बहुत मुश्किल, मैं उसको बिल्कुल भी दोबारा से कुछ भी नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट इट एनीथिंग टू रॉन्ग अबाउट इट। तुम क्या हो, एक मिलिट्री मैन हो, क्या हो, कुछ भी हो, तुम मेरे हो अभी। और जी, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते। आई प्रॉमिस यू विंग, ये लैन वांग जी तुम्हें एक साइकोपैथ बन के दिखाएगा। तुम्हें क्या बदला लेना है, तुम्हें जो बदला लेना है मैं ले लूँगा। तुम्हें किस किस से बदला लेना है तुम बोलो, सिर्फ उठो, मुझे बोलो कि अल्फ़ा मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ, मैं इनको ज़िंदा जलता हुआ देखना चाहता हूँ। तुम्हारा अल्फ़ा यही करेगा। तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो ना वहाँ पे मैडम लेना थी और वो थी वांग जी मेरी बात तो बोलते, नहीं मॉम, वो क्यों नहीं उठ रहा है, मैं उसे पागल की तरह प्यार करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर हिम। मैं ये जानता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत गलत कर दी। मैंने अपने इमोशंस को छुपा के, आप लोगों ने हम दोनों की शादी छुपा के, क्यों मॉम क्यों। वो अगर मैं बता देता, ग्रैंडपा सही थे, मुझे बता देना चाहिए था, मुझे बता देना चाहिए था। आप लोगों की वजह से मैंने नहीं बताया। आप लोगों ने बोला कि उसकी पढ़ाई पे ये असर होगा, उसे रहने दो। मॉम, अभी मैं उसे खोने वाला हूँ। तो ऐसा बोल के वो पैनिक कर रहा था। तो वहाँ पे शिचेन आता है। शिचेन आते ही वांग जी को पकड़ते हैं और बोलते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, सारी चीज़ें ठीक है, वही ठीक है। विंग सिर्फ उसकी ब्लड लॉस की वजह से वो थोड़ा कोमा में चला गया है। जब वो रिकवरी कर लेगा वो उठ जाएगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं अपने ओमेगा के बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर हिम। आई लव हर प्लीज़ प्लीज़, मुझे वो चाहिए। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर हिम। प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ डू समथिंग। आई कांट स्टे अवे फॉर हिम। तो उन्हें ऐसा बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पे मैडम लैन वांग जी को लेकर बाहर आती है और वहाँ पे मैडम यो शॉकिंग थी। उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा जो ये 2-3 साल गायब रहा है, इन सारी चीज़ों करने के बाद वो समझ नहीं पा रही है कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। वो इन सारी चीज़ों को रिएक्शन देना ही भूल गई है। वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है कि इन सारी चीज़ों को वो लेट गो नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं कर सकती। वो जानती है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि अगर विंग इन सारी चीज़ों में घुस गया है, उसे बाहर निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। क्योंकि मैडम यू की फैमिली भी ऐसी ही थी। तो ऑफ कोर्स मैडम यू जानती है, मैडम यू जो जिस बात की डर था वही हुआ। वो अपने हस्बैंड से बोलती रहेगी कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत करवाओ। मैं अपने बेटे को ऐसा नहीं करने देना चाहती। मैं मेरे बेटे को बिल्कुल भी सफ़र होते हुए नहीं देखना चाहती।
मैं सिर्फ मेरे बेटे को एक सही सलामत एक अच्छी खासी लाइफ जीते हुए देखना चाहती थी। उसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता था अगर वो कर सकता। इसीलिए मैंने भेजा था। मैं सारी चीज़ें नहीं चाहती थी। वो ना पैनिक कर रही थी क्योंकि उसे पता है कि ये इसकी सज़ा क्या है। वो उन्हें अपना नाम रुतबा सब छोड़ना पड़ा है इसकी वजह से। और अपने बेटे को वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहती। वो ऐसा नहीं देखना चाहती अपने बेटे को। तो ना वहाँ पे मैडम यू ये ऐसा करके वो मतलब बेहोश हो जाती है। मैडम यू इन सबसे बहुत दूर जाना चाहती है अपने बेटे को लेकर। वो अपने छोटे बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन इसका मतलब वो अपने बेटे को क्या खो देगी? नहीं। ये कितना रिस्क वाला काम है वो जानती है। उनके डैड इसी वजह से उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए और कहाँ पे मर गए ये भी किसी को नहीं पता। हाँ, ये बहुत ही मतलब सम्मान की बात है कि वो एक मिलिट्री मैन है, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब डरा देने वाली होती है। कोई भी लिटरली कोई भी अपनी लाइफ को, अपने लव वंस की लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहता। और विंग तो मेगा है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। मैडम यू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। मैडम यू समझ नहीं पा रही थी कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे उन्हें रिएक्ट करना चाहिए। कि ये सारी चीज़ें क्या वो सारी चीज़ों को मतलब कवर अप कर पाएगी। तो ना वहाँ पे भी मैडम यू मतलब ये सब सोचते सोचते बेहोश हो गई थी। तो ना वहाँ पे भी ना ये सारी चीज़ों को मतलब अपनी उस कोमा वेजिटेबल स्टेट में ही विंग किसी को बोलता है, क्यों आप मुझे छोड़ के चले गए? मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। आप मेरे गुरु हैं। आपको मुझे ट्रेन करना है। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। चीख मार के उठता है और वांगजी वहाँ पे खड़ा हुआ था, मतलब उसका हाथ पकड़ा हुआ था और खड़ा के होके विंग की सारी इक्विपमेंट्स को चेक कर रहा था, क्योंकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई शॉक ना लगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना, मतलब ऐसा सब कुछ वो देख रहा था। तो वहाँ पे ना जब वांगजी देखता है कि विंग चीख मार के वो उठ के बैठ गया था, तो वहाँ पे वांगजी विंग को अपनी बाहों में दे देता है और बोलता है सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें लेट गो करो, कोई भी मतलब प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल लूँगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शांत हो जाओ। वांगजी खुद भी कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसकी मतलब उसका जो विंग है ना, विंग को वो बहुत प्यार करता है। विंग को ऐसे मतलब ऐसे उड़ते हुए देख के उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। वो समझ नहीं पा रहा था अपनी खुशी को कैसे इजहार करे। तो ना वहाँ पे विंग ना जैसे वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे सारी चीज़ों से दूर जाना है, मुझे नहीं पसंद आ रहा, आई डोंट लाइक इट। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं है ये, लेकिन विंग वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे सफोकेशन हो रही थी। वांगजी उसे टाइटली पकड़ा हुआ था, तो विंग अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छूट नहीं रहा था, वो बिल्कुल भी छूट नहीं रहा था। तो वहाँ पे विंग को वांगजी छोड़ता है और विंग मतलब वो थोड़ा सा मतलब उसकी आंखें फिर से बंद हो रही थी। तो वहाँ पे वांगजी ने बहुत पहले ही मतलब जो एक बेल है उसे प्रेस कर दिया था। तो वहाँ पे शिचन सब लोग आ गए थे कि विंग को कुछ हो नहीं गया, तो सब लोग डॉक्टर विंग के पास आ गए थे। जब विंग को वांगजी की बाहों में देखते हैं तो सब लोग ना थोड़ा सा शॉक्ड हो गए थे। शिचन थोड़ा सा चीख के बोलते हैं वांगजी तुम उसे ऐसे कैसे पकड़ सकते हो? वो तो ना वहाँ पे वो देखते हैं कि विंग की आँखें खुली हुई है, तो ना वो शॉकिंग चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो जाते हैं विंग को फुली चेक करते हैं। विंग होश में आ गया था। विंग होश में आ गया था और विंग अभी सो रहा है। और मैडम यू को सलाइन सब कुछ दे के डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना कम टेंशन लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अब ये सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी के लिए आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए आपकी बॉडी इन सारी चीज़ों को वो ले नहीं पा रही। तो वहाँ पे विंग ना बहुत टेंस हो रहा था। उसकी मदर की नेचर के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता है। उसकी मदर ने उसे बहुत पहले ये समझा दिया था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं,
लेकिन भी उन्हें अपनी मदर की कोई बात नहीं सुनी। उसकी मदर को सब पता है, लेकिन फिर भी उसकी मदर उससे बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट अपनी मदर को ढूंढ रहा था। तो वहाँ पे सब लोग समझ रहे थे कि विंग क्या कि किसे ढूंढ रही है। तो मैडम यू जब होश में आती है और तुरंत ही विंग के पास आ गई थी। जब उन्हें एक नर्स से पता चला कि विंग को होश आ गया है, फिर विंग अपनी मदर की आंखों में आंखें डाल के देख के उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी मदर की आंखों से ही आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी मदर उससे गुस्से में देख रही थी और बोल रही थी, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि मैं मरूँ जीऊँ, क्या होगा मेरे साथ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे गुरु को तुम्हें क्या बोलता है, इंसाफ दिलाना है। हाँ, क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? मैं मदर हूँ तुम्हारी। मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख पे रख के बड़ा मतलब अपने इतनी मुश्किलें मतलब पैदा होने में थी तुम्हारी। मेरी जान जाते जाते बची थी, फिर भी तुम ये कर बैठे क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता विंग? बोलो ना जियांग विंग, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? तो मैडम यू मतलब गुस्से में सारी चीख रही थी। तो ना वहाँ पे विंग ने अपना हाथ बढ़ाता है, बोलता है, मदर प्लीज़ मेरे पास आइए। तो वहाँ पे उसकी मदर बोलते, मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। मैं मदर हूँ तुम्हारी, तुम्हें मुझे मेरी बात सुननी चाहिए, लेकिन तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते। तुमने हमेशा से मुझे हर्ट किया है, हमेशा से। मैंने कितनी तुम्हें बोला है कि ये सारी चीज़ें मत क्या करो। वो उन लोगों की सज़ा वो मिल जाएंगे और बहुत सारे काबिल है जो ये मिशन कंप्लीट कर सकते थे। तो वहाँ पे विंग नवांग जी अपने मदर की बाहों में जाके रोते हुए बोलता है, मैं उनका बदला लेना चाहता था, मैंने ले लिया है मदर। तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलते, तुम दोबारा से कुछ भी नहीं करोगे। तुम दोबारा से मिलिट्री बेस पे नहीं जाओगे। तुम्हें कोई भी असाइनमेंट नहीं मिलेगा। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा डिसीजन ले सकता हूँ। तुम अभी भी माइनर हो, 18 के अभी तक नहीं हुए हो। तो वहाँ पे विंग अपनी मदर का जो उसकी मदर का दिल धड़क रहा है, वो कितनी ज़ोर से धड़क रहा है, उसकी बाहों में जाते ही विंग समझ गया था कि उसकी मदर कितना ज़्यादा डर गई है, इतना ज़्यादा डर गई है कि वो ये सारी चीज़ों को बहुत मतलब वो पैनिक कर रही है, जो विंग बिल्कुल नहीं चाहता उसकी मदर पैनिक करे। उसकी मदर उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपनी मदर को ऐसे ही नहीं चाहता कि उसकी मदर कोई भी मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। तो वहाँ पे विंग जब अपनी मदर को बोलता है, ठीक है आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, मैंने अपना बदला ले लिया है और मैं और कुछ भी नहीं करूँगा, अभी मैं आपकी बात सुनूंगा, आई प्रॉमिस यू मॉम। ऐसा बोल के विंग अपनी मदर की बाहों में सो गया था, क्योंकि उसे मेडिसिन दी गई थी, उसे रिकवर होने में और भी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो वहाँ पे इसीलिए विंग ना इस सारी चीज़ों को मतलब अपनी मदर को शांत करवा रहा था। तो मैडम यू उसे सुला के बाहर आती है और सब लोग मैडम यू की तरफ देखते हैं। तो मैडम यू बोलती है, विंग याद है, जैंग फैमिली की तरफ देख के बोलते हैं, वो आके हमारे साथ रहने के लिए 5 दिन के लिए आया था, फिर 3 दिन में ही वो भाग के चला गया था। तो वहाँ पे सब लोग कुछ समझ पा रहे थे वो मैडम यू किस दिन की बात कर रही है। और जैंग फैमिया भी तो बोलता है, हाँ तो फिर, तो बोलता है क्योंकि वो इसीलिए चला गया था क्योंकि उसके जो गुरु हैं, जो मिलिट्री में एक स्पेशल फोर्स में थे, जो अंडर कवर एजेंट थे, उन्हें मार दिया गया था। वो उन्हें मार के बीच चौराहे पे फेंक दिया गया था। विंग ने वो सारी चीज़ें डाटा कलेक्ट किया था। वो अपने गुरु की मौत का बदला लेना चाहता था। उसका गुरु का नाम था शिन, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे मिशंस बहुत पहले से ही वो परफॉर्म करते थे। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन विंग ये मान नहीं पा रहा था कि उसके गुरु मर चुके हैं। तो इसीलिए विंग ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। 15 साल की उम्र में ही उसने सारी चीज़ों को अपने गुरु की तरह एक बंधन में बांध लिया था। क्या बोल रही हूँ मैं, पागल हो गई हूँ क्या? सॉरी। वो एक जुनून सवार हो गया था विंग के, क्योंकि उसके गुरु उसके लिए एक फादरली फिगर थे, बड़े भाई थे। तो ऑफ कोर्स वो अपने फादरली फिगर के बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन्हें उससे कोई भी डिसअपॉइंटेड हो। वो अपने गुरु की मौत का बदला, जिसने उसे मारा था, उसे लेना चाहता था।
और वो लेके रहेगा और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। नो वन कैन डेयर टू टच इट। तो ना वहाँ पे विंग ने जब वहाँ से गया था, उसने ट्रेनिंग ली थी। फिर वो धीरे धीरे सब कुछ जानने लगा, किसने कब कैसे उसके गुरु को मारा। उसने बहुत सारे मिशंस भी कंप्लीट किए हैं। उससे बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, उसके पैरों पे चोटें हैं, उसके हाथों पे चोटें हैं। तो मुझे लगता था कि उसने तलवारबाजी सीखने में उसे हर चोट लगी होगी, लेकिन नहीं, उसे तलवारबाजी सीखने में चोट नहीं लगी, वो मिशंस की चोट थी। तो वहाँ पे जैंग फेमिया बोलते हैं वो कैसे ऐसे 15 साल के बच्चे को मिशन में भेज सकते हैं। तो बोलता है कंट्री को सर्व करने की कोई उम्र नहीं होती। एक सीनियर मिलिट्री मैन आता है और बोलता है क्योंकि उनके तुम्हारे बेटे के अंदर वो जुनून था, वो पैशन था, उसने वो किया। हमने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, उसने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया। तो वहाँ पे मैडम यू रोते हुए बोलती मुझे सब पता था, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता तो मेरे बेटे को जान की खतरा था और अभी सबको पता है कि वो कौन है। तो ना वहाँ पे एक मिलिट्री मैन बोलता नहीं, उन्हें नहीं पता है, हमने ये सारी चीज़ें बाहर जाने नहीं दी है और ये सिर्फ कुछ लोग जानते हैं जो इस स्कूल के अराउंड रहते हैं, उन्हें पता है और किसी को नहीं। और विंग को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है मैंने इसी बात का डर था, मैं मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी उसे हर्ट करे। मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, वो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता और अभी दोबारा से कोई भी मिलिट्री का मिशन वो नहीं करेगा और मैं बहुत ही बहुत गुस्सा हो जाऊंगा और कोई भी मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं सकता। तो वहाँ पे वो ना मिलिट्री मैन को देख के बोलता है। तो सब लोग समझ रहे थे कि ये लोग अनाप शनाप बक रहे हैं क्योंकि उनके बेटे को बहुत ही ज़्यादा तक वो खोते खोते बचे हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही टेंशन होगी। तो इसीलिए ना मैडम यू की बातों का कोई सीरियसली नहीं लेता। सब लोग विंग के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे और विंग ये सारी चीज़ें किस लिए कर रहा था सबको पता चल गया। तो ना वहाँ पे विंग ना जब 15-20 दिन हो जाते हैं, विंग एक स्टेबल पोजीशन में आ जाता है सब कुछ। तो वहाँ पे वांग जी पूरी तरीके से विंग का ध्यान रखता है। विंग को वो एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें विंग को हॉन्ट करेगी। विंग अभी भी उन सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। विंग अभी बहुत कुछ सोच रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लैन वांगजी को अपने से दूर कैसे करे। उसे बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन लैन वांगजी उसे ऐसे चिपका हुआ है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो अपने बटालियन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो कुछ समझा नहीं पा रहा है। उसे और एक मिशन के बारे में बताना था कि और एक मिशन क्या वो कर सकता है या नहीं। तो इसलिए वो सारी चीज़ें बताना चाहता था कि वो और एक मिशन नहीं कर पाएगा। वो इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहता है क्योंकि वो अपने मदर और फादर को दोबारा से वैसे टेंशन में नहीं देखना चाहता। डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसकी मदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि विंग वांगजी को बहुत गुस्से में देख रहा है और वांगजी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि विंग चाहता है कि वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दे, सबको बता दे कि नहीं, मुझे अभी कोई मिलिट्री में अभी नहीं करना है, कोई भी मिशन नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अभी उसकी मदर ने उसे बोला था उसका बदला लेने के बाद उसे सिर्फ पहले बदला लेना है, बदला लेने के बाद वो जो कहेंगे वही होगा। तो ऑफकोर्स मैडम वो जो कहेंगे तो वही होगा ना। तो इसीलिए मैडम यू ने बोला था कि मैं चाहती हूँ अगर तुम अपना काम ख़त्म कर दो फिर तुम मेरे साथ आओगे, तुम कभी भी मेरे से फिर दूर नहीं जाओगे, तुम्हें कोई भी फिर कोई भी मिलिट्री का कोई काम नहीं होगा, कोई भी मिशन नहीं होगा। तो वहाँ पे विंग ने हाँ बोला था और विंग ने अपनी माँ को उसके पैरों पे गिर के उसके रोक के बोला था प्लीज़ अपने आप को हर्ट मत करो, तुम मेरे दिल के वो टुकड़े हो, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें पैदा किया है, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग इसीलिए बनाना चाहता था कि तुम्हें दुनिया से लड़ सको, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम ख़तरनाक लोगों के साथ भिड़ जाओ। तो वहाँ पे विंग ने अपनी मदर को बोला था अपनी गुरु का बदला लेने के बाद मैं दोबारा से आपको
कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मदर, आई प्रॉमिस्ड यू दैट। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना फिर कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उन्हें पता है क्या उनके बेटे ने जिस जिस चीज़ पे कदम रख चुका है उससे बैक मतलब वापस आना वो मुमकिन नहीं है, वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन वो ख़त्म करके दोबारा किसी मिशन पे वो जा नहीं सकता। उसने बहुत अच्छे से मतलब बोल दिया था। तो वहाँ पे विंग समझ रहा है, वो जानता है कि वांग जी उसे पसंद करता है। जब से वो आया है उसने देखा है कि वांग जी उसके इर्द गिर्द नहीं रहता, उसे अपने पास रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है। विंग जानता है कि विंग वांग जी का है। उसके ग्रैंडफादर ने बहुत पहले बता दिया था कि उन दोनों की शादी तय हो चुकी है और वो दोनों एक दूसरे के ट्रू मेट है। तो वहाँ पे ना विंग ना कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था कि अगर मुझे थोड़ा सा बात तो करने दो ब्रो, इससे अगर मैं बात नहीं करूँगा तो सारी चीज़ें जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कैसे होंगी। अगर मैं जल्द से जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट ही नहीं करूँगा तो मैं उस चीज़ से उससे बाहर नहीं आ सकता। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी उसका हाथ पकड़े हुआ था और एक बुक पढ़ रहा था। उसे बुक पढ़ के बातें सुना रहा था। तो वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है, एक कहानी मैं सुनाऊँ, तुम सुनोगे? तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है। तो वांग जी बोलता है, हाँ मैं सुनूंगा। तो वांग जी का हाथ ज़ोर से विंग ने पकड़ लिया था और बोलता है, एक ओमेगा था, एक मेग ओमेगा। एक गाँव में एक गुरु था जो 20-22 साल का था, लेकिन जब से वो 10 साल का है मिलिट्री में उसने अपने आप को प्रूव किया है। बहुत सारे मिशंस उन्होंने फुलफ़िल किए हैं। उनके अचीवमेंट्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन जब उन्होंने एक शिष्य को, उस ओमेगा को ट्रेन किया, तो उन्होंने बोला था कि तुम सिर्फ अपने आप को मतलब सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आसपास जो लोग हैं अगर वो भी कोई कभी भी प्रॉब्लम में हुए तो तुम उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करोगे। कभी भी सेल्फ डिफेंस इसलिए नहीं सीखा जाता कि तुम सिर्फ अपने लिए लड़ सको, कभी कभी दूसरों के लिए भी लड़ा करना। ऐसा उस मास्टर ने बोला था। उस मास्टर की लाश उस 15 साल के बच्चे के सामने थी। वो अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऐसे नहीं कि एक रोमांटिक वाला नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक प्योर होता है ना, एक बड़ा ब्रदर, एक फादर, एक गुरु जैसे प्यार करते हैं। मैं वो ओमेगा वैसे प्यार करता था। वो ओमेगा बहुत लकी था जब वो 7 साल का था, 4.5 साल का था। तब से उस अल्फ़ा ने, उस मास्टर ने उसे ट्रेन किया है, उसे हर एक चीज़ सिखाई है, उसे हर एक चीज़ में परफेक्ट बनाया है। उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। नो वन कैन हर्ट हर। लेकिन उस ओमेगा के सामने फिर एक दिन उसके गुरु का लाश था। उसने अपने गुरु को छू के बोला था, जिसने भी उसे मारा है बहुत दर्दनाक मौत दो के देगा वो। उसने अपने गुरु से वादा किया था। तो ना वहाँ पे वो विंग ना वांगची की तरफ देखता है और बोलता है, पता है उसके पहला मिशन कैसा था? तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जो अभी 16 साल का है, वो एक पहले मिशन में चला गया। वो उन सारी चीज़ों को देख रहा है। लोग कितनी गंदी नज़रों से उसे देख रहे हैं। वो बीटा का हो, अल्फ़ा का हो, वो लड़का हो या लड़की हो, हर कोई विंग को बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली नज़रों से देख रहा है। विंग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ ये मिशन कंप्लीट करना है। अगर उसने ये साबित कर दिया कि वो मिशन कंप्लीट कर सकता है तो वो उस टेररिस्ट के पीछे जा सकता है जिस टेररिस्ट ने उसके मास्टर को मारा है। तो वहाँ पे विंग एक क्यूट सा 16 साल का ओमेगा एक बार में बैठा हुआ है। उसे हर कोई सिर्फ हंग्रीली नज़र से देख रहा है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। वो एक ऑरेंज जूस लेता है। ऑरेंज जूस लेने के बाद वो बिल्कुल भी वो मतलब समझ नहीं पा रहा था तो शुरू कैसे गए। तो एक डम बीटा आता है उसके साथ में, तो बोलता है, हाय क्यूटी। तो ना बोलता है, हाय क्यूटी, हाय, ऐसा विंग बोलता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे? तो विंग अपनी ओमेगा फेरोमोन से रिलीज़ करता है, गुस्से वाले। तो ना वहाँ पे बोलता है, ओह यूर ओमेगा, सो सॉरी, आई थिंक यूर बीटा।
तो बोलते नो आई एम ओमेगा, आई नीड अल्फ़ा नॉट बीटा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऐसा बोल के वो मतलब एक लचक लेके वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे जो उसका टारगेट था उसे देख के स्माइल करता है और बोलता है ब्यूटी तुम मेरे हो, तुम्हें मेरा ही बनना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग जो ऑरेंज जूस पी के डांस कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी तक वो अल्फ़ा आता क्यों नहीं है उसके पास, उसका टारगेट। तो थोड़ी देर के बाद ऑफ कोर्स विंग की ब्यूटी पे कोई फिसलेगा नहीं क्या। विंग की ब्यूटी पे वो अल्फ़ा, वो उसका टारगेट आ गया। तो वहाँ पे उसका वो वो अल्फ़ा आके बोलता है हे क्यूरी बाई मे आई डांस विथ यू। तो बोलता है नो। तो वो उस अल्फ़ा की आँखें डार्क हो जाती है और बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डांस विथ यू, मैं और कुछ करने में इंटरेस्टेड हूँ। ये सुनते ही उसके मतलब बीइंग का जो एक क्या बोलता है जो टारगेट था वो ब्राइटली एक स्माइल देता है और बोलता है आई एम रियली इम्प्रेस हो गया। तो बोलता है बीइंग बोलता है इम्प्रेस करने के लिए तो बोला। तो ना वो उसे मतलब अपने पास खींच लेता है विंग को अपने पास खींचने के बाद वो बोलता है हाय। तो बोलता है हे तुम कैसे हो बेटा। तो वहाँ पे विंग बोलता है बेटा। तो बोलता है तो वो ना पीछे घूमता है। तो ना वहाँ पे एक मिडिलिश औरत थी। तो वहाँ पे वो औरत बोलती है नाइस सुमिका। तो वहाँ पे वो इंसान मतलब जो विंग का टारगेट था वो विंग को छुपा लेता है और बोलता है मेरा है। तो बोलता है शेयर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे वो उसका टारगेट विंग का टारगेट बोलता है नहीं। ऐसा बोलते ही विंग को लेके ना वो एक प्राइवेट रूम में चला जाता है और प्राइवेट रूम में जाने के बाद विंग उसे बोलता है मुझे शर्म आती है, ये मेरा पहला टाइम है, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, तुम धीरे धीरे अपने कपड़े खोलोगे प्लीज़, मुझे शर्म आ रही है। तुम जब खोल लोगी गाइस मेरे वर्स की यहाँ पे काम चल रहा है यू नो ना। तो प्लीज़ ये जो नॉइस आ रही है उसे इग्नोर ही करना। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है प्लीज़। तो वो उसका टारगेट धीरे धीरे कपड़े खोलता है। तो विंग ना बोलता है ओ इट्स सो क्यूट, ऐसा बोल के उसे बेड फेंक देता है। उसे बेड पे फेंकने के बाद ही विंग एक गर्दन के एक नर्व्स है जहाँ पे प्रेस करने के बाद वो इंसान एकदम ही पैरालाइसिस हो जाता है। तो वहाँ पे उसने विंग ने उसे पैरालाइसिस कर दिया। तो अपने जो साथी थे उससे बोल दिया था कि यू कैन गो हैड। विंग ने अपना पहला मिशन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया। विंग जब पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद मतलब बेस कैंप पे जाता है और बोलता है तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक स्कूल में जाना पड़ेगा। तो बोलता है ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस स्कूल में बच्चों को मतलब उस स्कूल के बच्चे को वो टेररिस्ट अटैक्स में देखा गया है। बचपन से ही उस स्कूल में शायद बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करने के बाद ही इन सारे लोगों को मतलब क्या बोलते हैं टेररिस्ट अटैक्स में शामिल किया जाता है। और तुम्हें उस स्कूल में जाके इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है ये करता कौन है, तुम्हें इसका तह तक जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो एक गांव है, विंग सारी चीज़ों को समेट के उस गांव की तरफ चला गया था। विंग जानता है ये गांव कितना ख़तरनाक है। इस गांव के सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक बोलते हैं ना टेररिस्ट अटैक्स में होते हैं। वो सब लोग जानते हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे मॉडिफाई किया गया है, ब्रेन ऐसे वॉश किया गया है कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। उन्हें सिर्फ अपनी भूखमरी, अपनी चीज़ों, अपने लिए सारी चीज़ें राइट चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें समझाया गया है। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि एक टॉक्सिक ब्रेन वॉश से गुजरे हैं। कोई भी इस टॉक्सिक ब्रेन वॉश को जल्द से जल्द नहीं निकाल पाएगा। जब विंग वहाँ पे जाता है, विंग ने बोला था कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मतलब एक असाइनमेंट के लिए आया हूँ, तो इसीलिए मैं इस गाँव के लोगों को थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करने के लिए आया हूँ। आई होप आप लोग मेरी मदद करोगे।
तो सब लोग विंग एक अल्फा ओमेगा है, एक मेल ओमेगा, और मिलिट्री में मेल ओमेगा का कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए सब लोग विंग को बहुत अच्छे से रखते हैं। विंग एक कॉटेज में होता है जहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी। ओल्ड लेडी विंग को देख के पता नहीं क्यों ओल्ड लेडी को अपने एक बेटे की याद आ गई, जो वो एक अल्फा ओमेगा था, जिसने अपने आप को बॉम्ब सुरा दिया था। मतलब एक बस में अपने आप को बॉम्ब सुरा के वहाँ के बच्चे पूरे सबको मार दिया था। तो उस लेडी ने विंग के ऊपर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लिया था, क्योंकि विंग एक मतलब ऐसे चुलबुला इंसान था और कोई किसी से भी वो बात कर सकता था, उसकी कॉन्वर्सेशन वो स्टार्ट कर सकता था। तो इसीलिए ना विंग को वो लेडी बहुत पसंद आ गई थी। विंग एक हफ्ते में ही उसके लेडी के साथ बच्चे के साथ क्या हुआ था तो सब जान गया था। सब लोगों को ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि सरकार ये उन लोगों को मार रही है, वो लोग नहीं। तो इसीलिए उन लोगों को मतलब होता है ना कि गलती हमारी है लेकिन गलती किसी और के ऊपर डाल दी, वैसा ही था। ब्रेन मॉडिफाई ऐसे किया गया था। तो वहाँ पे ना बीइंग ना बहुत मतलब एक हफ्ते में रहने के बाद वो ग्रैनी बीइंग को एकदम अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट कर रही थी। बीइंग को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने ग्रैनी का यूज़ किया है। तो वहाँ के बच्चे भी बीइंग के साथ बहुत ही ज़्यादा ही मतलब होता है ना कि कंफर्टेबल हो गए थे। बीइंग सबके साथ जो खेती बाड़ी करते थे उनके साथ भी मतलब मिक्स हो गया था। बीइंग ने बहुत सारी खेती की चीज़ें भी बोली थी कि ऐसे करोगे तो बहुत अच्छी फसल होगी। तो सब लोगों ने सुना भी था और सुन के उनको सच में उनकी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। जो 2-3 हफ्ते लगते, एक हफ्ते में उस फसल की ग्रोथ वैसी हो गई थी। तो सब लोग विंग को बहुत अच्छी नज़रों से देख रहे थे। विंग एक स्टूडेंट है, उससे कोई भी खतरा नज़र नहीं आ रहा था। विंग एक बहुत फ्रिजाइल से बॉडी जैसा दिख रहा था। विंग बहुत ही डेलिकेट कपड़े पहन रहा था, ऐसे कपड़े पहन रहा था कि दिखने में उसे डेलिकेट लगे, सॉफ्ट लगे। हाँ, तो वहाँ पे ना विंग ने ये सारी चीज़ें कर रहा था। विंग ने बहुत सारी डेटा कलेक्ट करके बाहर भेज भी दिया था कि यहाँ पे वो कौन है। यहाँ का एक मुखिया है, मुखिया जो बच्चों को स्कूल पे पढ़ाता है दिखाने के लिए, लेकिन बच्चों को मॉडिफाई करके मतलब ब्रेन वॉश करके उन्हें जो टेररिस्ट ग्रुप के लीडर्स हैं उनके पास जाके भेज देता है। ये मुखिया का काम है। तो इसीलिए ना जब मुखिया की तरफ विंग देखता है, विंग को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ के सारे लोग मतलब बेकसूर हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ के लोग बहुत भोले हैं, तो मतलब आसानी से किसी पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन विंग ने जब देखा कि इस मुखिया ने सब मतलब बच्चों को बेचा है, सारी डेटा कलेक्ट करके वो मिलिट्री को भेज दिया था उसने। तो वहाँ पे विंग ऐसे ही नहीं जा सकता, डेटा कलेक्ट करना था उसे। लेकिन उसने ये ठान लिया था कि इन बच्चों को वो उस दलदल में नहीं भेजने देगा। तो उसने एक अपने सीनियर से बात की और बोला कि मुझे सिर्फ एक ही का मतलब 5-6 लोगों को कुछ करना है, गुम करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो बोलता है मैंने सिर्फ तुम्हें डेटा कलेक्ट करने के लिए भेजा है, तुम्हें और कुछ करने के लिए नहीं। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है मैं इन सारे लोगों को सिर्फ एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। अगर 5 लोगों की ज़िंदगी के बदले पूरा गाँव फिर से खुशहाली में रह सकता है तो क्यों नहीं सर। तो वहाँ पे विंग की बात सुन के उसका जो सीनियर है वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि विंग जो कह रहा है वो सही है। अगर 5 लोगों की ज़िंदगी के बदले मतलब 1,500-3,000 लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है तो क्यों नहीं। 5 लोगों की ज़िंदगी से क्या 1,500 लोगों की ज़िंदगी कम है। तो इसीलिए ना विंग ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से मनाया था। तो उसने मतलब वो भी ब्रेन वॉश करने में बहुत माहिर था, क्योंकि वो खेल खेल में ही कुछ बता देता था, मतलब कुछ बोल देता था कि अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो एक बहुत अच्छा एक मुखिया बनने के काबिल था। वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट और एक हम्बल इंसान थे। तो वहाँ पे ना विंग ना सबके सामने ही बोल देता है अगर आप इस गांव के मुखिया होते तो कितना अच्छा होता ना। तो अगर आप मुखिया होते तो सब बच्चों को और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता। हाँ, इस वाला मुखिया भी बहुत अच्छा है लेकिन आप ज़्यादा अच्छा होते।
ऐसा बोल के वो बोलता है क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ। विंग ऐसे बोल के सब लोगों के दिल और दिमाग में एक नया मुखिया पहले से ही डाल रहा था, क्योंकि जब वो यहाँ से जाएगा, गायब होगा, उसे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की एक नई शुरुआत देखनी है। तो इसीलिए विंग ने जब वो बहुत दिनों के बाद 2-3 दिन उसने ऐसे बिताए, फिर अचानक से मुखिया के जो तहसीलदार थे, जो 5 लोग मेन थे जिनको सब कुछ पता था, बाकी सिर्फ 5 लोगों को पता था, बाकी किसी को कुछ भी नहीं पता था। और एक टीचर जो हेड टीचर था उसको पता था और किसी को नहीं पता था। तो इसीलिए ना विंग ने उन 6 लोगों को मार के दफना दिया था एक ही दिन में, क्योंकि उसने ऐसी जगह दफनाया है कि कोई भी, लिटरली कोई भी नहीं ढूंढ सकता। क्योंकि विंग अभी 2-3-4 महीनों से यहाँ पे रह रहा है, तो ऑफकोर्स विंग को सारी जगह पता है। तो विंग ने सब लोगों की मदद की है, सब डेटा कलेक्ट किया है, तो ऑफकोर्स विंग को सारी जगह मालूम है। तो वहाँ पे विंग ने सबके मतलब एक नोट रख दिया है कि सब लोग वो कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसा नोट तक के डेस्क पे रखा हुआ था। तो सब लोग मान गए थे कि हाँ सब लोग। तो विंग ने एक गहरी सांस ली और बोला कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है और अभी मुझे जाना होगा, मेरा सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है। तो वहाँ पे जिसको उसने बोला था कि आप मुखिया बनने के लिए बिल्कुल काबिल है, तो वो आता है और बोलता है तुम बहुत अच्छे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता था कि यहाँ के जो पढ़ाई का सिस्टम है ना, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए आप लोगों को। ये बहुत बोरिंग हो जाता है, एक ही चीज़ सबको सिखाते रहते हैं। बच्चों को नई नई चीज़ें सिखानी चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ टीचर्स भेज सकता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो। अगर नहीं तो मैं सिर्फ एक ऑफ़र कर सकता हूँ, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। ऐसे बोल के ना बहुत ही मतलब पावटी एक क्यूट सा फेस बनाता है। तो सब लोग हाँ बोल देते हैं और बोलते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अगर उनके बच्चों का शिक्षा शहरों की तरह हुआ तो शहर में जाके उन लोगों का काम करने का भी एक अच्छा होगा, वो अच्छे से एक ज़िंदगी बिताएंगे। तो ऑफकोर्स क्यों नहीं। तो विंग ना बोलता है ठीक है भाई मैं अभी जा रहा हूँ। विंग अभी बस में चढ़ गया था। विंग बस में चढ़ने के बाद वहाँ पे वो ग्रैनी भाग के आ रही थी। विंग को बहुत डर लग रहा था ग्रैनी को अकेला छोड़ के जाने के लिए। विंग ने बहुत सारे लोगों को बोला था कि प्लीज़ ग्रैनी का ध्यान रखिएगा। ग्रैनी ऐसी हो गई थी कि एक मदरली वो प्यार करती है ना, ठीक वैसा करने लगी थी। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक वार्मथ फील कर रहा था। विंग को ये वार्मथ बहुत अच्छी लग रही थी। विंग कभी भी ये सोच नहीं पा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हर चीज़ के लिए उसे सिर्फ एक वार्मथ महसूस हो रही थी, एक खुशी महसूस हो रही थी कि इस गाँव को उसने बचाने की पूरी कोशिश की है और विंग अब से इस गाँव के ऊपर फुल्ली नज़र रखेगा कि कोई और आके कुछ भी ना कर सके। तो वहाँ पे विंग गहरी सी सांस लेता है, मतलब बस से उतरता है और बोलता है प्लीज़ ग्रैंडमा आप अपना ध्यान रखिए। तो ग्रैंडपा ना बहुत कुछ निकालती है और एक पेंडेंट निकालती है, विंग के गले में डाल देती है और बोलती है ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई भी तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगा, तो कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस यू तुम बहुत अच्छा एक ज़िंदगी जियोगे। ऐसा बोल के वो ग्रैनी उसके सर को सहलाती है और बोलती है अगर वक्त मिले तो इस पूरी माँ से मिलने ज़रूर आना। ऐसा वो ग्रैनी बोल के रोने लगती है। तो विंग उन्हें हक करके बोलता है प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए ना, मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा कि आप मेरे साथ शहर चलेंगी, मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तो वहाँ पे बोलते नहीं, मैं इस घर से, मेरे घर से बंधी हुई हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते बड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। ऐसा बोल के वो रोने लगती है और बोलती है तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, तुम्हें हर एक चीज़ बेस्ट से बेस्ट मिले बच्चा। ऐसा बोल के विंग के फोरहेड पे किस करके विंग को बहुत सारी चीज़ों से ग्रैनी भी बहुत सारी चीज़ें दे के विदा कर देती है। गाँव वालों ने विंग को बहुत सारी चीज़ें दी है। तो विंग बोलता है यार इन सारी चीज़ों को मैं लेके कैसे जाऊँगा। वहाँ पे विंग को लेने के लिए 2 मिलिट्री ऑफिसर गए थे। तो वो एक सिविल ऑफिस मतलब सिविल कपड़ों में थे, सारे एकदम सिविल कपड़ों में थे, जूते, उनके हेयर स्टाइल बहुत ही फंकी थे।
तो वहाँ पे जाके बोलता है, विंग बोलता है इन सारी चीज़ों को लेके मिलिट्री बेस में सबके साथ बांट दो, गाँव वालों ने मुझे दिया है। तो वो बोलता है, उसके मतलब सीनियर बोलते हैं क्या तुम उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे? तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने अपने सीनियर से एक्सप्लेन कर दिया है। तो बोलते हैं उन 5 लोगों को पकड़ के हम कुछ उगलवा सकते थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने जो उगलना था उन लोगों ने उगल दिया है और कुछ भी नहीं है उनके पेट में जो आप लोग उगलवा सकते। तो वहाँ पे उसके जो सीनियर थे वो गुस्सा हो गए थे, लेकिन विंग का जो सीनियर था ना वो बोलता है वो सारे डाटा मुझे भेज चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। उसने सब कुछ जैसा उसका मिशन था उससे ज़्यादा उसने कलेक्ट करके हम लोगों को दे दिया है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमें और कुछ भी नहीं पता चलता। तो वहाँ पे उससे मतलब सीनियर का सीनियर बोलता है ठीक है तुमने बचा लिया उसे। विंग अपने सीनियर की तरफ देखता है और उसका सीनियर बोलता है इग्नोर करो यार, पक 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 करता रहता है, करता तो कुछ नहीं है, जो लोग करते हैं उसके ऊपर सर पे चढ़ के नाचता रहता है, गधा कहीं का। तो विंग को ना बहुत हंसी आ जाती है। विंग बोलता है सीनियर लेकिन आप, तो बोलता है इग्नोर कर, मेरा दिमाग वैसे इसने ख़राब करके रखा है कि तू और ख़राब करना चाहता है। और कुछ दिन जाके अपने ग्रैंडपा के साथ मिल के आओ, सर से मिल के आओ, सर बहुत डरे हुए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में हर वक्त बोलते रहते हैं और वो टालते रहते हैं और वो टाल नहीं पाएंगे, जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है तो ना विंग अपने ग्रैंडपा के घर जाता है, उसके ग्रैंडपा उसे गुस्से में देखते हैं। तो विंग बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत तंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको पता है ना मैं किस लिए कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किस लिए कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ विंग अपनी मदर से बात किया करो, तुम्हारी मदर को शक हो चुका है मुझे लगता है। तो वहाँ पे विंग ग्रैंडपा तो बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, उन्हें सब पता है और वो ये सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ उनसे छुपा के, मुझे उन्हें बता देना चाहिए, लेकिन मैं अगर बता दूँगा तो मदर मुझे वो सारी चीज़ें नहीं करने देंगी ग्रैंडपा। तो वहाँ पे विंग की तरफ उसके ग्रैंडपा देख के बोलते हैं तुम्हारी मदर गलत नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मुझे पता है मेरी मॉम गलत नहीं है, वो अपने बच्चे से प्यार कर रही है, उनके बच्चे को वो संभालना चाहती है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसमें कोई भी मतलब ख़राब बात नहीं है ग्रैंडपा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ग्रैंडपा मैं अपने 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 शिफू की मौत का बदला लेना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूँ। मैं अगर मेरे शिफू का बदला नहीं लिया ना तो मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, मैं इन सारी चीज़ों को झेल नहीं पाऊँगा ग्रैंडपा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें जस्टिस दिला के रहूँगा, मैं उसको मार के रहूँगा। ऐसा बोल के विंग अपनी आँखों को नीचे कर लेता है। विंग जानता है कि उसकी ग्रैंडपा उसकी मदर गलत नहीं है, वो जानता है कि उसकी मदर का जो डर है वो लाजमी है। तो विंग ना अपनी ग्रैंडपा की तरफ देख के बोलता है ग्रैंडपा मुझे पता है कि मदर ने आपको कॉल किया होगा, मैं मदर को कॉल कर लूँगा। तो वहाँ पे विंग अपनी मदर को कॉल करता है तो उसकी मदर उसके ऊपर इतना चिल्लाती है तो विंग बोलता है मॉम आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा, आप क्यों नहीं सुन रही हो, शांत हो जाइए। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है मुझसे मिलने के लिए आओ, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता और बोलता है अच्छा ठीक है मदर, मैं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रखूँगा, फिर नहीं। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते तुम पहले तो आओ तो सही, फिर बाद में देखेंगे। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर के पास जाता है। मैडम यू जिसे देखते ही अपनी बाहों में लेके उसको चीक्स पे मतलब सब जगह किस करने लगती है, चेहरे पे, आँखों पे, मतलब नोज़ पे, हर जगह पे किस करके उसे बाहों में लेके वो रोने लगती है और बोलती है क्यों कर रहे हो, मेरी जान लेके छोड़ोगे तुम कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करते थे, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या क्या मैं इतनी बुरी माँ हूँ क्या, तुम मुझे ऐसे पनिश करना चाहते हो विंग। तो विंग बोलता है मॉम प्लीज़ ऐसा मत बोलिए ना, आपको पता है ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को आपके साथ बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको कोई हर्ट हो,
मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं किसी जगह पे बिज़ी हो गया था। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के अपना सर नीचे करके ये सारी चीज़ें बोल रहा था। मैडम ये बोलते कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन विंग मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। सबसे ज़्यादा हक मेरा तुम पे है, तुम्हारी ज़िंदगी पे तुम्हारा हक से ज़्यादा मेरा हक है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है मॉम, मुझे पता है कि आप मुझसे पागलों की तरह प्यार करते हो, मैं इसको कभी डिनाई नहीं करूँगा। आप मुझे इस दुनिया में लाए हो, आपकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। आप अगर नहीं होते तो मैं नहीं होता, मैं जानता हूँ, लेकिन मदर प्लीज़, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा ही। तो बोलते नहीं विंग, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम जो कर रहे हो, क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो? तो वहाँ पे विंग बोलता है मदर एक बार मेरे मन की मुझे कर देने दीजिए, फिर दोबारा मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब जो बोलोगे वो करूँगा, प्लीज़ मॉम। ऐसा बोल के विंग अपनी मदर के पैरों पे गिर जाता है। तो विंग की ऐसी तड़पती हुई आवाज़ में उसकी मदर ना चाहते हुए भी उन्हें हाँ करना पड़ता है। तो मैडम यू एक हफ्ते तक विंग को अपने पास रखती है, उसे पैम्पर करती है, उसे अच्छे से समझाती है कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, सही टाइम पे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो विंग ना अपनी मदर को हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। 3 साल बीतने के बाद विंग को उस टेररिस्ट का सारा डेटा मिल चुका है। विंग के पास उस टेररिस्ट की सारी कुंडली है। विंग जानता है कि वो टेररिस्ट अभी क्या करना चाहता है और वो क्या करेगा, और विंग जानता है कि वो किस चीज़ को टारगेट करेगा, और उस चीज़ को टारगेट करने का वो सारी चीज़ें कईयों को जोड़ के विंग फिर से बीजिंग आया है, फिर से अपने फैमिली के पास आया है। विंग की फैमिली के ऊपर नज़र उसकी है। अभी अभी विंग दिखाएगा जिसने उसके शिफू को मारा है वो उसी को नहीं छोड़ा है, और कोई उसकी फैमिली को हर्ट करना चाहता है। इतनी आसानी से क्या विंग किसी को भी अपनी फैमिली को हर्ट करने देगा? नहीं, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो विंग जियांग विंग की फैमिली को हर्ट कर सके। जब तक जियांग विंग है उसकी फैमिली को कोई हर्ट नहीं कर सकता, न जियांग्स को, न लेंस को, न जिन्स को, न वेंस को, न नीस को, कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है बहुत सोच समझ के कर रहे हो ना जो कर रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों के लिए भुगतना पड़ेगा। मैंने तुम्हें एक बार छोड़ के गलती कर दी, अभी तो तुम मेरी फैमिली के ऊपर आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि जियांग विंग इतना ज़्यादा मतलब आसान है उसकी फैमिली को उससे छीनना? ऐसा बोल के विंग एक डबल से स्माइल देके विंग आता है। विंग जानता है अभी उसे क्या करना है। विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हें कैसा लगा ये कहानी? तो वांग जी बोलता है ये कहानी अधूरी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, मेरी एक मदद करोगे माय हस्बैंड? तो वहाँ पे वांग जी की पूरा गर्दन एकदम एक होता है ना उसकी ईयर सारी चीज़ें लाल हो गई थी। विंग जब ये देखता है कि उसका अल्फ़ा इतना क्यूटली अभी ब्लश कर रहा है उसको हस्बैंड बुलाने से, तो वहाँ पे विंग बोलता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो ना? तो वहाँ पे विंग कुछ भी नहीं कहता, वांग जी कुछ नहीं कहता और बोलता है कि तो बोलता है ज़ोर से बोलो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हाँ हाँ। तो बोलता है हमारी बचपन में शादी हो चुकी है ना हस्बैंड? तो वहाँ पे विंग ने ऐसे बोल रहा था। तो वांग जी इतना मतलब इतना शाय फील हो रहा था उसे। हाँ उसे भी पता है, विंग को भी पता है कि हाँ वो दोनों शादीशुदा है। जब विंग 3 साल का था वांग जी 8 साल का उनकी शादी हुई थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से वांग जी को टीज़ कर रहा था, और विंग इतना ज़्यादा क्यूट तरीके से विंग वांग जी को मतलब टीज़ कर रहा था ना, तो विंग ना बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। उसे तो पता नहीं क्यों अपने अल्फा को ऐसे टीज़ करते हुए देखना वो बहुत अच्छा लगता है। वो एक होता है ना सुकून मिलना, वो मिल रहा था।
तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ना विंग को बोलते हैं, विंग मुझे टीज मत करो। तो बोलता है क्यों ना करूँ, माय हस्बैंड अल्फा, ऐसा बोल के टीज कर रहा था। वहाँ पे सब लोग सारे यंगस्टर्स जो लंशी चैन, जियांग चैन, यान ली, सिंजुशियन, वेन चाओ, वेन जूलियो, वेनिंग, वेन चिंग, वांग जिशन, सब लोग आए थे विंग को देखने के लिए। और सब लोग ना विंग और वांग जी की बातें सुन के वो शॉक्ड हो गए थे। तो सब लोग ना विंग और वांग जी को देख रहे थे। तो वहाँ पे लेंस जियांग्स, वांग्स और जिन्स को पता था, सिर्फ वांग जिशन को नहीं पता था। वांग जिशन जस्ट वी वांग जी को देख रही थी। वांग जी जो विंग का ध्यान रखने के लिए कुछ भी कर रहा था। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहा था। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें अभी क्या होने वाली है। विंग इसीलिए तो ये सारी चीज़ें कर रहा है। विंग जानता है कि किसको क्या करना है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है हाय शीजे, तो बोलता है शट अप। तो वहाँ पे विंग ना बहुत बनाता है, बोलता है शीजे सॉरी। तो बोलता है सॉरी, सॉरी माय फूड। विंग तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, तुम अपने आप को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकते हो। तुम्हें पता है ना हम कितने डर गए थे। तुमने हमें डरा दिया था। और हमें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तुम्हें सबको लड़ना आता है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। वो अपने शीशे को डांट खा रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि विंग अभी मिलिट्री में है। क्योंकि विंग सबको बचा रहा था, तो इस मतलब सबको विंग की आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही थी। विंग जानता है, क्योंकि अगर विंग की आइडेंटिटी बाहर आ गई तो बहुत सारे लोग हैं जो ख़तरनाक है, उन्हें बाहर लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सामने लाने के लिए विंग को अभी छुप के रहना पड़ेगा। और विंग कभी भी बाहर नहीं आएगा कि वो एक मिलिट्री मैन है, वो एक स्पेशल फोर्स में था। तो वो चीज़ें बहुत ही मतलब टॉप सीक्रेट थी, इसीलिए बाहर नहीं आई थी। अभी तक किसी को नहीं पता था, सिर्फ वांग जी को पता था, और चैंग चैंग और चैंग यानली को पता था, और शीचेन को पता था, और किसी को नहीं। सारे बच्चों को बूढ़ों को भेज दिया गया था, तभी ये सारी चीज़ें हुई थी। सबको कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे भी ना अपने पाउटी लब से बोलते हैं शीचे, अगर मैं नहीं करता तो बच्चे मर जाते। आप चाहते हो कि वो बच्चे मर जाते? वो कितने मासूम थे। और अगर मैं कुछ कर पाया हूँ अपने स्कूल के लिए तो वो अच्छी बात है ना शीजे। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं, तुम हमेशा से ऐसे करते हो, तुम्हें पता है ना कि मम्मा तुम्हारे लिए कितनी बड़ी है। मम्मी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है विंग। तो विंग बोलते हैं मुझे पता है शीजे, आई एम सॉरी। तो बोलता है सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है विंग। अगर हम तुम्हें खो देते, तुम कोमा में थे 15 दिन, ये 15 दिन हमारे लिए कितने, ऐसा लग रहा था कि हम जहन्नुम में हैं। तो वहाँ पे विंग ना सॉरी बोलता है, अपनी टीरिया को अपनी शीशी को देखता है। तो उसकी शीशी उससे बाहों में लेके बोलती है शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ें ठीक है। तो वहाँ पे विंग ना उसकी बाहों में जाके बोलता है आप ठीक हो ना शीशी, आपको कोई चोट तो नहीं आई। तो बोलता है वे यालनी बोलती है खुद की तबीयत ठीक नहीं है, किसी और की तबीयत के बारे में पूछ रहे हो। तो वहाँ पे विंग बहुत बनाता बोलता है शीजे। तो बोलता है क्या। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं प्लीज ना मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे बहुत बोरियत फील होता है और यहाँ का स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ई मेडिसिन की स्मेल, आई डोंट लाइक इट, प्लीज़ ना मम्मा को बताओ ना, मुझे घर जाना है, घर जाके मैं आराम करूँगा, घर जाके आप लोग मेरी हर एक अब सब ध्यान रख सकते हो। तो वहाँ पे जंगजन बोलता है ये बात तो सच है, ये स्मेल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ना वहाँ पे जो वैनिंग है ना वो मतलब जियांगचैन की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है हाँ तो मेरी स्मेल भी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होगी ना जियांगचैन, जियांग वांगेन। तो ना वहाँ पे जियांगचैन ना अपने जीभ को काट लेता है और बोलता है नहीं नहीं वैनिंग ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। तो बोलते मैं सही समझ रहा हूँ तुम्हें, तुम कितने बुरे हो जियांगचैन। तुम बोलते थे कि मेरी स्मेल तुम्हें बहुत अच्छी लगती है हॉस्पिटल से जाने के बाद, क्योंकि वैनिंग भी मेडिकल में ही पढ़ रहा है, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल में नहीं है। वो सिर्फ होता है ना कि रिसर्च लैब में रिसर्च करते रहते हैं जो लोग, वो थोड़ा बहुत अभी शुरू किया है उसने, उसकी अभी शुरुआत हो रही है।
वो अभी तक वो प्रॉपर डॉक्टर नहीं बना है, बनने में अभी टाइम है उसको। तो वहाँ पे जियांग चैन और वेनिंग डेट कर रहे हैं, यानली और जियांग मतलब जिनजुशन डेट कर रहे हैं, और शिचैन और नीमिंगजू डेट कर रहे हैं, और वयिंग और वांगजी की तो शादी ही हो गई है। ने हुसैन बाकी रहा। ने हुसैन वेंचिंग की डेट है, लेकिन वेंचिंग ने हुसैन को बहुत तंग करती है, लेकिन ने हुसैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो वेंचिंग के साथ ही रहना चाहता है क्योंकि वेंचिंग उसके लिए परफेक्ट है। तो इसीलिए वेंचिंग उसके साथ मतलब वेंचिंग और ने हुसैन। तो वहाँ पे भी ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ही उससे मतलब उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो बोल रहा था कि वो कंप्लेन कर रहा था कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, यहाँ की चीज़ें अच्छी नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे टीवी भी नहीं है, यहाँ पे मुझे बुक भी पढ़ने नहीं दे रहे, कुछ करने नहीं दे रहे। हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ, ऐसा बोल के वो एकदम बच्चे की तरह ज़िद कर रहा था। तो वहाँ पे मतलब विंग को वांगजी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आंटी से बात करूँगा, मैं मॉम से बात करूँगा, फिर हम घर जाएंगे। तो विंग ना वांगजी को आकर के बोलते थैंक यू हस्बैंड। तो वहाँ पे सबको पता चल गया था कि विंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी। और वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं वांग जिशन बहुत गुस्से में उन दोनों को देख रही थी और बोल रही थी लैन वांगजी तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वी वुशान के जियांग वी वुशान के हो सकोगे? तुम सिर्फ इस वांग जिशन के हो, इस वांग जिशन की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तुम। तुम्हें कभी भी मैं अपने से अलग नहीं करूँगा, कोई भी तुमसे मुझे अलग नहीं कर सकता, नो वन कैन डेयर इट। तो विंग को वांगजी के कहने पे जियांग मैंशन में शिफ्ट किया जाता है। विंग नहा के आके एकदम बेड पे गिर के बोलता है यार मैं बहुत थक गया हूँ। यानली ने उसे सारी चीज़ें करने में मदद की थी। अभी लेट के उसे बहुत फ्रेश बहुत अच्छा फील हो रहा था कि उसकी कमरे की स्मेल बहुत अच्छी थी, कोई दवाई की स्मेल नहीं थी, सारी चीज़ें एक परफेक्ट थी। तो वहाँ पे विंग ना अपनी शिजी की तरफ देख के बोलता है शिजी मम्मा को बुलाइए ना, मुझे मम्मा से बात करनी है। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम यू आती है, मैडम यू सूप लेके आई थी। तो वहाँ पे मैडम यू और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो मैडम यू बोलती है यानी जाओ तुम जाके आराम करो, तुम सारा टाइम विंग का ध्यान रख के थक गई होगी। तो ना वहाँ पे सब लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके वांगजी को अपने घर भेजा था, उसे आराम करने के लिए 2 दिन आराम करने के लिए भेजा दिया था, क्योंकि अभी विंग का वो घर वाले ध्यान रख लेंगे। जब 2 दिन के बाद वांगजी फिर से आ सकता है, क्योंकि वांगजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो फिट होने वाला था क्योंकि उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। 1-1.5 महीने से विंग हॉस्पिटल में ही था, 20-22 दिन तो वो कोमा में ही था। फिर जितने दिन वो हॉस्पिटल में था तो बहुत ज़्यादा ही विंग और वांगजी की हेल्थ पे असर हो गया था। तो इसीलिए वांगजी ने किसी को भी हॉस्पिटल में रहने नहीं दिया था, वो खुद रहना चाहता था। तो इसीलिए वांगजी ने विंग ना ये सारी चीज़ें करता मतलब बोल के विंग ने ही वांगजी को भेजा था। जब वांगजी कोलैप्स होने वाला था उसके भाई ने उसे पकड़ लिया था। तो ना वहाँ पे यानली को कमरे में भेज के विंग बोलता है मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो दोनों बाप बेटे कब कैसे क्या बात करते हैं फिर बाद में पता चलता है। तो बात करने के बाद मतलब मैडम यू ने मैडम लैन से फ़ोन पे बात की और बोला कि विंग और वांगजी की एंगेजमेंट सबके सामने करवा देते हैं। फिर वांगजी तो 18 साल के बर्थडे के दिन विंग और वांगजी की शादी करवा देंगे दोबारा से, अभी सगाई सबके सामने अनाउंस कर देते हैं। तो मैडम यू बोलती कि दैट इज़ ग्रेट, मैं यही करना चाहता था लेकिन डर रहा था कि तुम तो बोलते नहीं कर देते हैं। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है कि 2 हफ्तों में उन लोगों की सगाई कर देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम सबको बता देंगे उतनी जल्दी मतलब सब अच्छा होगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं क्योंकि विंग के लिए रिश्ते आ रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ, और तुम्हारा बेटा पागल हो जाएगा अगर मैंने किसी और के रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं क्यों करोगे तुम, मेरा बेटा और तुम्हारी बेटा शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है, तुम्हें चाह कर भी ऐसे नकार नहीं सकते। तो मैडम लैन और मैडम यू बातें कर रहे थे, वो दोनों फ्रेंड्स थे तो ऐसे ही बात करते थे वो लोग। तो एक हफ्ते में सब लोगों को कार्ड्स मिल जाते हैं, सब मैडम लैन और मैडम यू सब कर रहे थे। जब वांगजी को पता चलता है तो वांगजी खुशी से विंग के पास जाता है, विंग को अपनी गोद में लेता है और उसे स्पिन करने लगता है और विंग बोलता है
ऐसा स्पेंड मत करो। मैंने जो अभी सूप पिया है वो मैं उल्टी कर दूँगा वांग जी, ऐसा मत क्या करो। तुम्हें पता है ना मुझे बहुत उल्टी सी आती है। तो मैडम ना जब ये सही मतलब वांग जी सुनता है तो बोलते सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो। तो बोलता है अच्छा ठीक है जाओ, माफ़ किया। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें वांग जी को इतना खुश देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही एक वार्मथ लेके आता है। वांग जी का सेंट उसे बहुत ज़्यादा जल्दी हील कर देता है। तो वहाँ पे वांग ज़ेशन गुस्से में तिलमिला रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे करे। 2 हफ्तों में 1 हफ्ता तो पहले ही बीत गया है। सारी चीज़ें तैयारी होने के बाद सबको बताया गया। ये नीस को पता था, जियांग्स को पता था, सो ऑफ कोर्स जियांग्स को पता ही होगा, जिन्स को पता था, वैंग्स को पता था, लेकिन वोंग्स को नहीं पता था कि विंग की और वांग जी की शादी होने वाली है। तो ना वहाँ पे विंग ना बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहा था, क्योंकि वांग जी ने बोल दिया था कि तुम्हें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा, सब कुछ हाँ फैमिली संभाल लेंगे, तुम्हें अपनी बॉडी रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान दो। तो वहाँ पे विंग भी यही कर रहा था। विंग को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे वांग ज़ेशन विंग के पास आती है, बोलती है विंग तुम क्या शॉपिंग पे नहीं जाओगे? तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं शॉपिंग पे जाऊँगा, क्योंकि वांग जी सारी शॉपिंग कर लेगा। तो बोलता है तुम्हारी साइज़ तो चाहिए होगी ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या उसे फिट आएगा और क्या नहीं। उसका थोड़ा सा मतलब क्या वेट लूँगा, ये सारी चीज़ें सुन के जब वांग जी सारी चीज़ें बोलता है कि विंग का वेट लूज़ हुआ है, उसके सारे माप उसके पास है, तो वह विंग ना पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा ही मतलब उसे ब्लश फील हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो बोले क्या। उसका अल्फा क्या पागल हो गया है कि सबके सामने ये बोल रहा है कि उसके साइज़ का उसे पता है, ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं एम्बैरसमेंट थी। तो विंग बोलता है वांग जी, तो बोलता क्या हुआ, मुझे पता है तो क्या हो गया, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, आई नो योर साइज, तो सो व्हाट। तो वो सब लोग हंसने लगते हैं वांग जी की शेमलेस बातों पे। तो वहाँ पे वांग ज़ेशन बहुत गुस्से में थी। वो अपना गुस्सा बाहर नहीं दिखा रही थी, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वांग जी समझ पा रहा था कि वांग ज़ेशन कुछ करना चाहती है। तो वहाँ पे विंग को अपनी बाहों में लेके वांग जी बोलते हैं चलो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, बाय गाइस, सब लोग अपना अपना काम करो। तो वहाँ पे न्यूज़न बोलता है हाँ हम क्यों करें, तुम्हारा अपना काम करो। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है हे हम लोग फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे के काम आ ही सकते हैं। तो वहाँ पे विंग ना मुस्कुरा के वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी सबको आँख मार के वहाँ से चला जाता है। वांग ज़ेशन सबके साथ बैठ के थोड़ा सा बोल रही थी और सब समझ रहे थे कि वांग ज़ेशन वांग जी को पसंद करती है और वांग जी की शादी हुई है। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वांग ज़ेशन ने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ तो वांग ज़ेशन शायद प्लान कर रही होगी, लेकिन कोई भी इतना ध्यान नहीं देता। तो वहाँ पे विंग और वांग जी बाहर जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम किसी को बाहर लाना चाहती हो? तो वांग जी बोलता है सब पता है तुम्हें, तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो बोलता है आई नो माई वाइफ। ऐसा बोल के विंग के लिप पे वो किस करता है। क्या था विंग और वांग जी एक दूसरे को किस करता है और वांग जी बोलता है बेबी, लेकिन ये सारी चीज़ें करना क्या ज़रूरी है? तो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसे सज़ा नहीं दे पाई ना तो मैं कभी भी इस चैन से नहीं रह पाऊँगी। वो सिर्फ मेरी चीज़ों पे ही हाथ डाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जो मेरी चीज़ों पे हाथ डालेगा उसके हाथों को मैं काटूँगा नहीं क्या? तो वहाँ पे वांग जी ना मुस्कुराता है और बोलता है लॉजिक तो है। तो बोलता है लॉजिक एंड मैजिक दोनों ही होता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फॉर यू, आई लव यू। तो उन्हें ऐसे बोल के वांग जी दूसरे को किस करते हैं और वांग ज़ेशन दूर से देख रही थी। उन दोनों की कॉन्वर्सेशन वो सुन नहीं पा रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से जो लवी टवी हो रहे थे देख रही थी। वांग ज़ेशन किसी को कॉल करती है और बोलती है क्या तुम करना चाहोगे बर्बाद? तो बोलता है हाँ, जिसने मेरे गुरु को मारा है मैं उसे मारना ज़रूर चाहूँगा। ऐसा बोल के किसी ने फ़ोन काट दिया और वांग ज़ेशन एक डबल से स्माइल लेके बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता मेरे बारे में, तुम इतनी ज़्यादा तड़पोगे ना लन वांग जी और वी वुशियन, तुम दोनों को मैं एक साथ होने नहीं दूँगा। तुम कभी भी डिज़र्व नहीं करते एक साथ होना। मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या होता है, क्या है क्या नहीं है। तुम ये सारी चीज़ें
क्या होगी क्या नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सारी चीज़ें मेरी तरह से होंगी। ये वॉर मैं जीतूँगी, तुम लोग नहीं। ये वॉर मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूंगी लैन वांगजी और वी ओशन। लैन वांगजी तो वॉर नहीं लड़ रहा, वो तो एक सपने में है, लेकिन वी ओशन ये वॉर तुम्हारी और मेरी है। मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें इस चीज़ से ख़त्म करके रहूँगी। और दूसरी तरफ बीइंग बोलता है ये हैप्पी एंडिंग ज़रूर होगी, कोई भी मुझे अभी नहीं रोक सकता, सब ख़त्म होगा और अपनी फैमिली के साथ एक सुकून भरी लाइफ में जीऊँगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप मी, आई नो मुझे क्या करना है। मैं सारी चीज़ों को ख़त्म करके, मैं अपने सारे मिशंस को ख़त्म करके, मैं अपनी लाइफ अपने अल्फ़ा अपनी फैमिली के साथ जीना चाहूँगा। मैं वो जीऊँगी भी। ऐसा बोल के वियांग जी की तरफ विंग देखता है और बोलता है आई लव यू अल्फ़ा। तो विंग की तरफ वांग जी देखिए बोलता है आई लव यू टू माय ओमेगा। ऐसा बोल के वो लवी डबी हो रहे थे। ऐसे दिन बीतते रहते हैं और आज सगाई का दिन। विंग और वांग जी दोनों ही तैयार होके नीचे थे। सारे बिजनेस वर्ल्ड के सारे इम्पोर्टेंट लोग विंग और वांग जी की शादी को अटेंड करने के लिए आए हैं। विंग जानता है कि ये सारी चीज़ें उसकी मदर ने किया है और उसकी मदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानती है कि क्या होगा। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है क्या उनका यूज़ करना ज़रूरी था मम। तो बोलता है क्यों नहीं था, उन लोगों ने हमें बहुत यूज़ किया है तो हमें भी उनका यूज़ करना चाहिए। एक प्रोटेक्ट कुछ हम दे रहे हैं कितना कुछ, वो उनसे कुछ लेने की तो बात है, थोड़ा सा उनको डराने का ही तो है। तो वहाँ पे विंग अपनी मदर को देख के जस्ट शेक करता है और बोलता है मेरी मदर थोड़ी बहुत पागल है। तो बोलता है मैं भी मेरी मदर की तरह ही पागल हूँ। ऐसा बोल के विंग ना हंसता है और वो वांग जिशन की तरफ देखता है। वांग जिशन एक डेविल सी स्माइल सबको दे रही थी। तो विंग बोलता है डम। ऐसा बोल के वो ना थोड़ा घूम जाता है और विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है अल्फ़ा तो मैं जितना समझदार हूँ तुम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। एक कंपटीशन है, तुम कितने जीनियस हो मैं कितना जीनियस हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलते कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा ओमेगा सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है और बहुत ज़्यादा ब्रेव और आई लव माई ब्रेव ओमेगा। ऐसा बोल के विंग की तरफ देख के वो टीजिंग भी कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जी को विंग के साथ ऐसे कोजी होते हुए इतना फ्री करते हुए ऐसे बातें करते हुए देख के ना उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि पर्सन है, वो किसी के साथ बातें नहीं करता, ऐसे हंस के तो बिल्कुल बात नहीं करता। सब लोग शॉक्ड है कि विंग के साथ वांग जी कितना ज़्यादा मतलब लिटरली कितना ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, कितने ज़्यादा वो मतलब क्या बोलते हैं एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो लोग अपनी सगाई से बिल्कुल भी नाखुश नहीं है, खुश है। ये देख के सब लोगों को अच्छा लग रहा था। लेकिन वांग फैमिली का तो दिमाग ख़राब हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अभी वो कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, क्योंकि वांग कंपनी थोड़ा सा लॉस में जा रही है। पता नहीं क्यों, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जियांग्स भी कुछ नहीं कर रहे, लेंस भी कुछ नहीं कर रहे थे। पता नहीं कि क्यों उनकी कंपनी में पता नहीं क्यों अचानक से मतलब बैकलैश होने लग रहा है और मिस्टर वांग संभाल नहीं पा रहे और वो लेंस से भी कुछ मदद नहीं मांग पा रहे, क्योंकि उनके बेटे की शादी है। अचानक से मदद के लिए एक खुशी वाली माहौल में सारी चीज़ें करना कि सही है या ये सारी चीज़ों वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या रहा है। तो वहाँ पे विंग ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है मदर मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उसकी मदर जाके उसके लिए एक नींबू पानी लेके आती है। उसकी मदर बोलती है ये पी लो। तो वहाँ पे विंग नींबू पानी पीता है, बोलते ई बहुत ठंडा है। तो बोलता है सब लोग हंस रहे थे। विंग और उसकी मदर की चीज़ों को देख के वांग जी के साथ भी वो बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन कर रहा था। यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर भी थे, विंग के सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तो विंग ना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अभी वो कैसे रिएक्ट करे।
कि अभी एक धमाका होने वाला है, धमाकेदार सरप्राइज़ आने वाला है। तो सरप्राइज़ के लिए वो तैयार है, लेकिन क्या उसे रोकना चाहिए सरप्राइज़, या फिर सरप्राइज़ देने से पहले उन्हें सरप्राइज़ मिलना चाहिए? विंग वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है अभी भी, तो इसलिए विंग बहुत कंफ्यूज्ड है। विंग सोच रहा था कि और क्या हो सकता है, क्या वो इस सारी चीज़ों को रोक सकता है, या फिर ये सारी चीज़ों को संभालने में उसे थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। वो रुक सकता है अभी भी, लेकिन क्या सच के सामने सच आना ज़रूरी है? तो ये सोच के विंग चुप था। तो अचानक से सब लोग क्लैपिंग करते हैं। विंग और वांग जी इंगेजमेंट के लिए सामने जाते हैं। सामने जाने के मतलब विंग और वांग जी की एंगेजमेंट परफॉर्म होने ही वाली थी, तभी अचानक से दोबारा से एक टेररिस्ट अटैक होता है। और विंग इस बारे में जानता था, और उसकी मदर भी। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग अपनी मदर से बात क्या करना चाहता था, तो उसकी मदर को उसने बोला था, मदर मुझे शक है कि वांग ज़ुशिन और उसकी फैमिली टेररिस्ट अटैक्स में शामिल है। मैं इन सारी चीज़ों को प्रूव करना चाहता हूँ, मेरे पास पुख्ता सबूत है, लेकिन अगर वो लोग सामने आएंगे, सामने आकर ये सारी चीज़ें होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ऐसे ही अगर करूँगा तो वो लोग मैनिपुलेटिवली मुझ पे एलिगेशंस लगाएंगे, और उनकी वजह से ही मैंने मेरी शुफू को खोया था, तो मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तो वहाँ पे मैडम यू विंग की तरफ देख के बोलती है, तो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, मदर आपको पता है आप मेरी हेल्प क्या कर सकते हो? तो उसकी मदर बोलती है, अच्छा ठीक है, तो 2 हफ्ते के बाद हो तो चलेगा? तो बोलता है हाँ चलेगा। तो वहाँ पे उसकी मदर उसकी कॉन्वर्सेशन जब हुई थी, मैडम यू जानती थी कि सच में वांग ज़ुशिन की फैमिली जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल है नहीं है। तो उनकी वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वहाँ पे विंग ना जब मैडम यू की सारी चीज़ें बताता है, तो मैडम यू बिल्कुल शॉक नहीं होती, क्योंकि मैडम यू शायद जानती थी उन लोगों के बारे में, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन उनकी गट फीलिंग ये ज़रूर बताती थी कि वांग ज़ुशिन की फैमिली बिल्कुल भी एक नॉर्मल फैमिली नहीं है। वो मतलब गलत इलीगल कामों में हमेशा रहते थे। तो इसीलिए मैडम यू ने विंग का साथ देने की मतलब पूरी ठान ली थी। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें वो सुनता है, तो अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है, मदर थैंक यू। अपने जेस्चर को पोस्ट करके वो सिर्फ ख़राब हुआ था, उसने कुछ भी नहीं किया था। तो वहाँ पे वांग ज़ुशिन बोलती है, मुझे पता है कि यहाँ से हम कभी वापस ज़िंदा नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है, ओह तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मुझे फ्रेम करना? वो मतलब वांग ज़ुशिन ना बोलते, इन सब को यहाँ पे मार डालो, फिर हम लोग यहाँ से ज़िंदा वापस जाएंगे। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट एक स्मार्क देता है और वो कुछ इशारा करता है, तो तुरंत ही वहाँ से बहुत सारे कट जो मतलब अचानक से कहाँ से आ गए थे किसी को नहीं पता। इतनी हाई सिक्योरिटी में कैसे कोई आ सकता है? वो सारे लोग जो केटर थे, जो वांग ज़ुशिन के थे, विंग ने एकदम ही घुमा के उन लोगों को एकदम गन पॉइंट पे लगा दिया। वांग ज़ुशिन जस्ट प्लीजिंगली देख रही थी, क्योंकि ये एक सडन अटैक था, किसी मतलब ये प्लान भी नहीं था, सिर्फ बोला गया था एक जगह मिलेगी, तुम लोगों को सिर्फ वहाँ पे आके शूट्स करने हैं, ये था। और जगह कहाँ पे किस लिए ये कभी उन लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया था। तो इसीलिए वांग ज़ुशिन जस्ट ब्लैंकली विंग को देख रही थी। तो विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम मुझे प्रेम कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ख़तरनाक तरीके से लोगों को मार रहा हूँ और कोई पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, मुझे अप्रिशिएशन दी जा रही है? हाँ। तो ना वहाँ पे वांग ज़ुशिन बोलते, तुम एक मिलिट्री बेस जो सीक्रेट ऑर्गेनाइज़र है उसके मेंबर हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, सो लेट। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, बोलता है शूट देम। उनके पास कोई भी क्लू नहीं है किसी और की। तो वहाँ पे वांग ज़ुशिन बोलते, मेरे पास है, मुझे मत मारो। तो विंग बोलता है, तुमने बोला था ना यहाँ से किसी की लाश जाएगी,
कोई भी नहीं जान पाएगा कि मैंने तुम्हें मारा है और तुम्हें मैं मार के रहूँगा। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम जो मेरी चीज़ें हैं उसे पाने में बहुत ही ज़्यादा ही एफर्ट लगाती हो। ये विंग वांग जिशन के यिर्मयाह के बोलता है, और तो ना वांग जिशन बोलते तुम ऐसे मार नहीं सकते, तुम्हें पकड़ना होगा। तो वहाँ पे वांग जिशन के डैड गए थे। हाँ, वो गलत काम करते थे, लेकिन कोई टेररिस्ट ग्रुप से उनका कोई नाता नहीं था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांग जिशन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने के लिए दिया है? तुम्हारी वजह से मेरे शिफू मरे हैं। तुम्हारी हर एक करतूतों की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। वांग जिशन, तुम्हें पता है कि मैंने जब ये सारी चीज़ें सोची थी ना, तो मैंने तुम्हें बहुत गंदी मौत देने का सोचा था, और मैं वो दूंगा। ऐसा बोल के विंग ना वांग जिशन को एक सुई चुभाता है। तो सब लोग ऑब्वियसली डर गए थे, तो सब लोग अपने अपने घर गए थे। ये एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था, और किसी ने भी विंग का मुंह नहीं खोला था विंग के नाम का, क्योंकि विंग सिर्फ अपने आप को बचाव कर रहा था सबके सामने। वो दिखा रहा था कि वो कितना फ्रेजाइल है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो भी वांग जिशन से कितना डरता है। लेकिन वांग जिशन और उसकी जो बातें थी वो किसी ने भी सुनी नहीं थी, क्योंकि सारे हाई प्रोफाइल गेस्ट को सारे लोग एक साथ हो गए थे। और विंग, बांगजी, उसकी फैमिलीज, वांग जिशन थोड़े से अलग थे। वांग जिशन और वांग जिशन की फैमिली ने सुना था, और लैन फैमिली, जिन फैमिली, वैन फैमिली, नी फैमिली, ये फैमिली मेम्बर्स सुने थे, और किसी ने भी विंग का सच सुना ही नहीं था। तो ऑफकोर्स विंग को अभी खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया वालों को उसकी सच्चाई पता ही नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओह सो सॉरी, ऐसे बोल के वो बेहोश कर देता है। तो सब लोग बोलते हैं अभी ये एंगेजमेंट पार्टी यहीं पे बंद कर देते हैं, फिर बाद में दूसरी बार कुछ और कर लेंगे। तो वहाँ पे विंग ने सारे लोगों को मिलिट्री को सौंप दिया था, लेकिन वांग जिशन को नहीं, क्योंकि वो वांग जिशन को खुद तरपा के मारना चाहती थी। और वहाँ पे वो उसको मिलिट्री का फुल्ली सपोर्ट था, क्योंकि विंग ने बहुत सारी चीज़ें की थी उनके लिए बहुत ज़्यादा ही काम किया था। बहुत सारे मिशंस को उसने परफॉर्म किया था, तो कंट्री को सेव किया था। और कंट्री से वो एक चीज़ मांग रहा है, उस इंसान की मौत अपने हाथों से करवाना चाहता है। तो ऑफकोर्स वो दे ही सकते हैं। ये रिकॉर्डेड नहीं था, ये रिकॉर्ड के बाहर का था, जो उसके सीनियर ने उसे दिया था, क्योंकि विंग को उसने हार्ड ट्रेनिंग करते हुए देखा है, इतनी सारी चीज़ों को सफ़र करते हुए सिर्फ अपने बदले के लिए। तो ऑफकोर्स उसे उसका बदला देना ज़रूरी है। तो वहाँ पे विंग जब वांग जिशन को मार रहा था तो बोल रहा था, तुम्हें पता है तुमने जब मेरे शिफू को मारा था ना, मैंने बहुत ही रोया था। मेरी शिफू की पूरी बॉडी ब्रूजेस से भरी हुई थी, कट्स थे जैसे तुमने मारा था। मुझे बहुत अच्छे से पता है जो भी मेरे पास होता है, अगर तुम्हारे रेंज के अंदर हो तो तुम मार देते हो। तुमने उन्हें मार के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम ऐसे मांगते तो मैं शायद ऐसे ही दे देता। मुझे तुमसे कोई भी कंपटीशन नहीं करना था, क्योंकि मैं मेरी जगह था, तुम तुम्हारी जगह थे। मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेरी फैमिली थी। मेरी फैमिली ने खुद से इसीलिए दूर किया क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग बना सके, पूरी दुनिया के सामने मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। इसीलिए उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था। और मेरी फैमिली मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है। और तुम एक गंदी नाली के कीड़े, जिससे इसे पावर चाहिए और लोगों को मारना तुम्हारा शौक़ था ना, तो लो तुम्हारा शौक़ तुम्हें मार के मैं पूरा करता हूँ। तुम्हारे जिस्म को तुम्हारी रूह से अलग करता हूँ, तुम्हें तृप्त करता हूँ। लोगों को मारना तुम्हें अच्छा लगता है ना, सुकून देता है ना, तो तुम्हारी जान को लेके मैं तुम्हें सुकून देता हूँ। ये और ज़्यादा सुकूनेबल है। क्या बोल रही मैं? ये और ज़्यादा सुकूनदायक है। तुम मर जाओगे, तुम्हारी रूह को ऐसे खींचेंगे लोग, कितना मज़ा आएगा। तो ऐसे बोल के विंग वांग जिशन को बहुत ही ज़्यादा गंदी मौत देता है, बहुत ज़्यादा गंदी मौत। कोई भी लिटरली कोई भी इतनी गंदी मौत नहीं मरना चाहेगा जैसे विंग ने वांग जिशन को दिया है।
तो वहाँ पे विंग तो 2 हफ्तों में गायब ही हो गया था। 2 हफ्तों में विंग ने वांग जिशन को बहुत टॉर्चर किया था और वांग्स ने मतलब लेंस ने, जिन्स ने, किसी ने भी विंग के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि अगर उसका काम ख़त्म होगा तो विंग दोबारा से वापस आ जाएगा। तो वहाँ पे विंग वापस आने के बाद विंग ना देखता है कि वांग जी वहाँ पे गुस्से में बैठा हुआ है और सब लोग उसे प्लीड कर रहे हैं कि ठीक है, विंग आने के बाद हम बात करेंगे। तो वहाँ पे विंग वांग जी के पास जाता है तो वांग जी गुस्से में बोलता है, तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को कुछ कहने नहीं देता, उसे किस कर देता है और बोलता है, हस्बैंड हमारी शादी हो चुकी है, इंगेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं अभी 2 महीने के बाद 18 साल का हो जाऊँगा, डायरेक्ट शादी करते हैं ना, रजिस्ट्री मैरिज और धूमधाम से मैरिज। तो वहाँ पे वांग जी विंग की बात सुन के ना उन्हें रॉय से देखे बोलता है, तुम दोबारा से कोई ट्रिक तो प्लान नहीं कर रहे हो ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं हस्बैंड, आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया है और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ उसके लिए, लेकिन इस बार मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने मेरा बदला ले लिया है। तो वहाँ पे वांग जिशन के बारे में ना कोई नहीं पूछता। वांग जिशन की फैमिली को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था, क्योंकि उनकी बेटी एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ में मैचअप थी। हाँ, वांग जिशन के डैड की मतलब बहुत सारे इलीगल काम थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब टेररिस्ट थे। ऐसा कोई भी ट्रेस नहीं मिला कि वो टेररिस्ट ग्रुप से क्या बोलते हैं इंक्लूडेड है, लेकिन उनके जो गंदे काम हैं उनकी वजह से ही वो अभी सारी ज़िंदगी प्रिजन में रहेंगे। टेररिस्ट वो नहीं होता जो सिर्फ लोगों को मतलब मारते हैं, टेररिस्ट वो भी होते हैं जो देश के यूथ को ख़राब करते हैं, लोगों की टैक्स को चुराते हैं, सरकार से धोखे करते हैं, इन लोगों को ठगते हैं, वो भी टेररिस्ट ही होते हैं। तो इसीलिए वांग जिशन के डैड को मतलब आजीवन कारावास दिया जाता है और वांग जिशन की मॉम वो तो पागल हो गई थी, तो इसीलिए उन्हें पागल खाने में भेज दिया गया था। और 2 महीनों में वांग जी ने विंग को कहीं जाने नहीं दिया। वांग जी हमेशा से विंग के ऊपर नज़र रखता था। विंग ना वांग जी को देख के उसे हंसी आती थी, क्योंकि हाय उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा क्यूट है, उसका अल्फ़ा उसे खोने से कितना डरता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अभी वो अपनी फैमिली के साथ है, उसने अपना बदला ले लिया है। अपना बदला लेने के बाद विंग अभी बहुत सुकून महसूस कर रहा है। तो इसीलिए ना विंग वांग जी की बाहों में जाके बोलता है, हस्बैंड हमारी शादी कब होगी, मैं कभी 18 साल का होऊंगा, कब हम ऑफिशियली हस्बैंड और हस्बैंड बनेंगे। तो वांग जी ने उसे अपनी बाहों में क्लच करके बोलता है, बहुत जल्द हम एक दूसरे के लीगल हस्बैंड और हस्बैंड बन जाएंगे, चिंता मत करो। ऐसा बोल के विंग को वो किस करता है उसके लिप पे। तो ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने बीतने के बाद विंग और वांग जी की धूमधाम से शादी परफॉर्म हो रही थी। विंग की बर्थडे के दिन ही बैंक्वेट रखा गया था, पूरे लोग सब लोग थे वहाँ पे। विंग के कुछ कलीग्स भी थे जो विंग को पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि विंग को वो पुरशू करना चाहेंगे। विंग जब थोड़ा सा एल्ड हो मतलब थोड़ा सा बड़ा होगा 20-22 साल का, तभी वो शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे। लेकिन विंग 18 साल का होने के दिन ही उसने शादी कर ली है। तो बहुत सारे मिलिट्री मैन का दिल टूट गया है। उनमें से एक उसका सीनियर भी था, लेकिन उसने मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया है कि विंग उसके लिए नहीं है। विंग एक स्पेशल लाइफ डिजर्व करता है। तो ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ें मतलब एक अच्छे वाली स्पिरिट में लेके लेट गो करते हैं। विंग और वांग जी की शादी परफॉर्म हो रही थी। तो वांग जी बोलता है, मैंने आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी है। तो विंग बोलता है, क्यों? तो बोलता है, एंगेजमेंट पार्टी में टेररिस्ट अटैक हो गया था, मैं इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, कोई भी नहीं। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी अच्छे तरीके से बिताना चाहता हूँ, मैं हनीमून करना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ने ये सुन के उसके पूरा चेहरा रेड हो जाता है। बोलता है, वांग जी। तो वांग जी बोलता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता? तो बोलता है, मैंने ऐसा कहाँ बोला? तो बोलता है, नहीं, तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा
डर लग रहा था। मेरी शादी परफॉर्म हो गई थी, तो वांग जी ने शादी करने के लिए बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बोलते हैं ना पापड़ बेले थे कि जल्द से जल्द शादी कर दे। सब लोग हंस रहे थे वांग जी की ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना इतनी ज़्यादा बुरी हालत देखी। फिर विंग और वांग जी की शादी होती है। वांग जी तो भाई नाच रहा था, बोल रहा था आज मेरा शादी हो गया, मेरा शादी हो गया। तो विंग ना वांग जी को अपने पास खींचते से किस करता है, बोलते हैं हस्बैंड ऐसे पागलपंती करना बंद करो। तो वांग जी बोलते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे विंग ना उसके चेस्ट पे सर रख के बोलता है तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, थैंक यू। हाँ, वांग जी जब वो मतलब एंगेजमेंट पार्टी हो रही मतलब कर रहे थे, वांग जी को सब पता था। वांग जी विंग के लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है सब जानता था, लेकिन फिर भी वो चुप था क्योंकि वो अपने ओमेगा का साथ देना चाहता था। उसे हर ये जताना चाहता था कि मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में रहता है और सब लोग विंग और वांग जी को एक ब्लेसिंग दे रहे थे। तो अचानक से विंग को एक कॉल आता है और बोलता है सर क्या आप एक और क्या बोलते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मैं अपने लाइफ का भी रिस्क में नहीं डालना चाहता, मैं अभी किसी का ओमेगा हूँ और मैं उसके लिए ज़िंदा रहना चाहता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा सर। तो उसके सीनियर बोलते हैं अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो, तुम इससे बाहर जाना चाहते हो तो ये अप टू यू है। ऐसा बोल के वो सीनियर भी मुस्कुराते हैं। तो वांग जी अपने ओमेगा को स्पिन करता है और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी होगी और गाइस प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग अगर मुझे कोई स्टोरी लाइन देना चाहो तो प्लीज़ दे सकते हो, मैं वन शॉट में कन्वर्ट करके आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी, थोड़ा सा ट्विस्ट देके मेरी तरह से। तो आप लोगों को वो सुनना बहुत अच्छा लगेगा। और गाइस नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बाकी की फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, हफ्ते में 2 बार वन शॉट डालने की कोशिश कर रही हूँ यार। पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर भी है, बहुत ज़्यादा मैं थकी रहती हूँ, बुखार भी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ वन शॉट डालने में। तो नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। मेरे चैनल को देखने के लिए मैंने जो लोग भी मुझे देख रहे हो थैंक यू सो मच यार। जितने भी लोग देख रहे हो ना प्लीज़ एक कमेंट कर दो और एक लाइक कर दो। देख ही रहे हो कि इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं फिर भी मैं डाल रही हूँ। और मेरी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ हो रही है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ चीज़ें, मेरी कहानी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरा दिल दिमाग सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। आई एम जस्ट शट डाउन राइट नाउ। जो मुझे मैं जितना भी होश में रह रही हूँ ना उतना ही मैं सिर्फ शूट कर पा रही हूँ। इसीलिए ना मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही हूँ खुद से ही। प्लीज़ यार मेरी बात समझो। मैं पर्सनल चीज़ें तो मैं ऐसे बोल नहीं सकती। आई डोंट वांट टू शेयर बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी सारी चीज़ें मैं आई जस्ट आई एम जस्ट सो मेस राइट नाउ। मैं अपने मेस को क्लियर भी नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा अप्रिशिएट करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ज़रूर। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। बाकी के लोग कहाँ पे हो?